हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। डेली क्लासेस को अटेंड करिए, आपकी क्लासेस चल रही है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। हिंदी का हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम फुल डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। जो भी चीज़ें हैं साइड से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। जो भी सिलेबस में है सारे पॉइंट्स आपके कंडक्ट हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति के बारे में देख लिए थे। इससे पहले मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास हेल्पफुल लगेगी, यूज़फुल रहेगी। नोट्स आपके यूज़फुल रहेंगे। नोट्स को बनाते चलिए, टाइम टू टाइम हर संडे को रिवाइज करते जाइए, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ताकि लास्ट में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज़ करेंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपका जितना मैटर है वो तैयार रहेगा। आप सभी शाइन डेट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ना भूलें। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ का डाउट हो, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। वहाँ पे आप उठाइए, जाइए, ज्वाइन करिए और सारे PDF को आसानी से एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के शिक्षण अभ्यास, ठीक है। जो मौखिक अभिव्यक्ति की बातें हैं, जो हम बोलते हैं, बोल कर पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम शिक्षण अभ्यास देखें, क्या क्या चीज़ें करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इसमें सब टॉपिक आज का है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर, एकदम बेसिक लेवल पर अगर हम मौखिक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या बच्चों के ऊपर लागू करवा रहे हैं, तो उनमें कैसे कैसे करवाएंगे या क्या क्या लाभ होगा या कैसे करवाने का तरीका है। एक बात हमेशा ध्यान करके, आपकी जो भी पढ़ाई चल रही है, आप जो 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर सेमेस्टर जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको यही सिखाया जाएगा कि आप प्राइमरी टीचर में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। यही हर चीज़ आपको अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर बताई जा रही। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये उचित तरीका आपको समझाया जा रहा है। इसीलिए हर चीज़ का आंसर जब आप करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस मोटिव से करेंगे कि आपको ये चीज़ छोटे बच्चों के ऊपर कैसे लागू करवानी है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे बात आ रही है कि प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि कहानी कहना व सुनाना। अगर प्राइमरी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 1 to 5th के, तो आप उनको कहानी के थ्रू बताएंगे, कहानी, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति बोली जाती है मुंह से, तो कहानी क्या मुंह से बोली जा रही है। आपको कोई चीज़ समझानी है, बतानी है, कहनी है, तो आप कहानी के थ्रू, कहानी हर चीज़ को समझाने बताने का एक माध्यम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे कहानी के द्वारा ये चीज़ करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बच्चे कहानी से जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। वो उनके लिए समझना जो है आसान पर हो जाएगा, ठीक है। और आसान तरीके से कोई चीज़ सिखाई जाती है तो सभी को समझ में आती है, एक बात। दूसरा, स्वस्वर वाचन करवाना। आप जैसे लोग होते हैं ना कि जोर जोर से इमला बोलते हैं, सुलेख लिखवाते हैं, तो जोर से बोलते हैं, बच्चे उसको उतारते हैं, सुनते हैं, वर्तनी शुद्ध करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसी। अब ये स्वस्वर वाचन की जो बात की गई, जोर जोर से उच्चारण करना, जोर से। एक बच्चा खड़ा हो जाता है सामने और उसके बाद वो जो जो भी पढ़ता है, या कोई रीडिंग करनी है तो, या कुछ काखा पढ़ना है, या जो है कुछ भी चीज़ आपको जो पढ़नी है, तो वो जोर जोर से बोलेगा, तो बच्चे उसको जो है जोर जोर से उनके बाद उसका अनुकरण करेंगे। या शिक्षक भी कभी कभी इस चीज़ को पढ़ाते ऐसे ही हैं कि मैं जो बोलूँगा वही आप सब रिपीट करोगे, तो बच्चे उसको रिपीट करते हैं। तो ये 2 चीज़। वाक्य रचना, वाक्य रचना। अब वाक्य रचना मौखिक अभिव्यक्ति में कैसे, जैसे कि आप कोई सेंटेंस लिख दीजिए बोर्ड पर, ठीक है। अब उसमें आप फिर एक एक वाक्य को तोड़ के उसमें एक एक वर्ण सब कुछ अच्छे से समझाइए। तो आप उनको एक एक, जैसे राम लिखना है तो रा, फिर बड़े आ की मात्रा, फिर माँ, तो क्या मिला, राम। तो ये हो गई एक, ये क्या है, एक वाक्य। तो आप पहले बताएंगे कि ये क्या है, रा, ये क्या है, बड़े आ की मात्रा, ये क्या है, माँ, तो क्या बन गया, राम। ऐसे आप जब बताएंगे तो ऐसे धीरे धीरे करके वो एक एक शब्दों से, एक एक वाक्य, सॉरी ये शब्द वाक्य नहीं, शब्द, एक एक शब्द से पूरा वाक्य की रचना हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो आपको बताना हो कि राम घर गया, तो आप उनको बताएंगे राम घर गया, ठीक है। आप जब उनको ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वो आपको जो है, फिर आप एक एक बताइए, रा, बड़े एक मात्रा, माँ मिला के राम, एक शब्द, घा, फिर रा मिला के क्या बन गया, घर, गा, या बड़े एक मात्रा क्या बन गया, गया, तो राम घर गया, तो राम घर गया। तो बार बार आप बोलेंगे तो बच्चे इस तरह बहुत सारे वाक्य शब्दों का निर्माण करके वाक्य की रचना करना सीख जाएंगे और इनको सही उच्चारण भी करेंगे। तो क्या हुआ, मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रयत्न यहाँ पर किया गया कि आप ऐसे मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पे है बाल गीतों को कंठस्थ करवाना। बाल गीत होता है ना, छोटे छोटे बाल गीत होते हैं जो छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, ठीक है। मुझे हिंदी में फ़िलहाल पोएम बहुत कम ही याद है। मुझे वो क्या याद है, वो एक भालू की थी ना, बंदर मामा पहन पजामा करके समथिंग कुछ था, एक दो लाइन मुझे वैसे। फिर और चिड़िया रानी करके कोई था, बिल्ली करके एक दो ठू था, ऐसे ही कुछ याद है। बहुत ज़्यादा बाल गीत मुझे नहीं याद है फ़िलहाल के लिए अभी इस टाइम पे। तो ये यहाँ पे बाल गीत को कंठस्थ कर, बच्चे जो है उनसे इंटरेक्ट करते कि पोएम्स की जो किताब होती है वो जो है कितने रंग बिरंगे उसमें पक्षी बने रहते हैं। अगर पक्षी के रिलेटेड है तो कुछ भी, अगर पोएम जिससे रिलेटेड है उससे खूब बढ़िया बढ़िया कलर के मुझे भी कभी कभी इंटरेक्ट कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो ये बच्चों को, वैसे बच्चे हैं एकदम छोटे हैं या बहुत बालक है तो उनको वो चीज़ें उससे जुड़ पाते हैं अच्छे से सीख। तो बाल गीत के द्वारा भी आप उनको बताएंगे अपना मूवमेंट करके कि बंदर मामा पहन पजामा ये गए वो गए, ठीक है। ऐसे बना है, मुझे याद नहीं, एक बना है गाना भी बन गया था उसके ऊपर, मुझे याद नहीं है, गया था मंडी लाया सब्जी मंडी से कुछ करके है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे ना बहुत इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो मज़ा आता है बच्चों को। फिर यहाँ पे चित्र वर्णन है। चित्र के द्वारा भी आप कोई चित्र दिखा दीजिए, फूल का कोई चित्र है या जो है जैसे कोई भी चित्र हो, कोई भी किसी के चीज़ की कोई पेंटिंग हो, आर्ट हो या कोई ड्राइंग हो, कुछ भी हो, या बास्केट में फ्लावर्स रखे हो, फूल रखे, कुछ भी है तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, चित्र दिखाइए, अलग अलग चीज़ों को जोड़िए, सब बताइए, तो बच्चे उसको भी रिलेट कर पाएंगे ना कि हाँ ये फल है, ये टोकरी है, ये आम है, ये सेब है, ये केला है। तो ये सारी चीज़ें चित्र में कोई भी वर्णन, अगर किसी भी चीज़ का चित्र हो तो आप उसको जब चित्र सामने रखेंगे तो एक एक चीज़ को बताएंगे तो आप मुंह से बताएंगे, बच्चे उसको मुंह से सुनेंगे, फिर आप कहेंगे क्या है तो वो उसका उदाहरण करेंगे। तो मौखिक का अभ्यास हो रहा है, ठीक है। फिर है प्रश्नोत्तर द्वारा। प्रश्न के द्वारा आपने कोई चीज़ समझाई, ठीक है। आप जैसे एक बड़ा सा जो है किसी गार्डन का कोई चित्र बना दिया, कोई आपने पेंटिंग बना दी, उसमें दो घर बना हुआ है छोटा सा, ठीक है, दो घर बना हुआ, पहाड़ बना हुआ है, सूरज बना हुआ है, सीनरी बनाने को मिलता था ना पहले अक्सर, तो ऐसे बना देते थे, घर बनता था, रास्ता बनता था। तो आप उनको फिर आप बताइए यहाँ पे दो घर था, फिर यहाँ पे स्कूल था, राम का ये स्कूल था, राम यहाँ जाता था पढ़ने के लिए, फिर यहाँ पे बहुत सारे और ऑफिसेज बने थे, तो वहाँ पे आप फिर बाद में आपने सब अच्छे से पढ़ा दिए। बाद में फिर आप कहेंगे राम का घर कहाँ था, उसके घर से स्कूल कितना दूर था, उसके स्कूल की बिल्डिंग कैसी थी, कितने तक था, फिर वहाँ पे कौन कौन से और ऑफिसेज थे, क्या क्या होता था, वहाँ पे मैदान खेल का था कि नहीं था। तो पूरा आप सीनरी एक दिखा दिए, ठीक है, बच्चों को पूरा आप एक चित्र दिखा दिया, एक सीनरी दिखा दी। उसके बाद आपने उससे रिलेटेड प्रश्न कर लिया। तो पहले जब सीनरी दिखाई तब आपने भी मौखिक का अभ्यास करवाया, फिर आपने जब प्रश्नोत्तर पूछा तभी मौखिक का अभ्यास हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप ओरल स्पीच कैसे कर सकते हैं, ओरल चीज़ें कैसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बात थी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। हमने यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर देखा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे हम इस अभिव्यक्ति का प्रयास करवा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। फिर माध्यमिक स्तर पर, इसी तरह से माध्यमिक स्तर पर आता है, इनके बारे में देखते हैं। मौखिक वर्णन करवाना, बातें करवाना, ठीक है, मौखिक तरीके से पूरा वो हर चीज़ को मुंह पर ही करना, बोलना, बाल सभा में बैठाना बच्चों को, ठीक है। चित्र का वर्णन करने को कहना उनको कि एक चित्र दिया गया, इसका वर्णन करके बताओ। भाषण उनको देने के लिए बहुत प्रेरित करना। संवाद में उनको ज़बरदस्ती बैठाना कि वो उसमें शामिल हो, सीखें। नाटक खेलने में भी उनको करना, नाटक को प्ले करने लगे, राम बना देना, कभी सुभाष चंद्र बोस बना देना, किसी को कुछ भी बना देना, तो वो उस व्यक्ति में घुस जाएगा, उस रोल में, फिर उनको बोलेगा। कविता पाठ करवाना, चर्चा में उनको शामिल करना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनका स्तर बढ़ जाता है, प्राइमरी के लेवल से ऊपर हो जाते हैं। तो उनको मतलब ये है कि चर्चा करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है विदेश मंत्री की तो कोई चर्चा करेंगे कि दोनों कंट्रियों में क्या, ऐसी कोई चर्चा नहीं करवानी है। छोटी छोटी चीज़ें चर्चा करवानी है कि कोई समूह में आप कार्य कर रहे हो, फिर कोई और है तो आपको सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप पोल्यूशन से क्या समझ रहे हो, आप घर परिवार से क्या, आप पेड़ पौधे और आप लिविंग नॉन लिविंग में क्या समझ रहे हो। छोटे बच्चों के स्तर से चर्चा करवाई जाती है। सभी का एक स्तर होता है ना कि किसको कैसे चर्चा करवानी है, तो उसी हिसाब से। क्लियर हो गया। तो दूसरा पॉइंट भी हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरह से एकदम हूबहू यहाँ पे तीसरा है, वो है उच्च माध्यमिक स्तर। अब उच्च माध्यमिक और हायर लेवल पर क्या क्या विचार गोष्ठी होगी, ठीक है, डिस्कशन होगा। अब कोई बड़ा टॉपिक है उस पर सारे लोग बैठ के अपने मत को देंगे। कवि सम्मेलन हो गया तो लोग हास्य पद करते हैं, कवियाँ जो कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होता है। कभी कभी देखे तो बहुत सारी चीज़ अच्छी समझ में भी आती है, मज़ेदार भी रहती हैं। वाद विवाद हो गया, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, किसी बड़ी चर्चा को लेकर लड़ाई हो रही है किसी देश में, या कोई नया चीज़ लाया जा रहा है, कोई
कानून हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करवाई जाती है जो करंट में चल रही है, न्यूज़ में चल रही है। पुस्तक की समीक्षा की, पुस्तक कैसी थी, कोई जो स्टोरी है उसका कंक्लूजन कैसा था, या आपने कोई बुक रीड की उससे क्या सारांश आपने समझा, कोई कहानी आपने पढ़ी तो क्या मतलब आपने सीख समझी। ऐसे भी चीज़ें जो है एक जो है टॉपिक मिल जाता है जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति की प्रतियोगिता करवाना, ठीक है, बहुत सारे तरह की कंपटीशन करवाना, स्पीच के लिए उनको प्रेरित करना, डिबेट के लिए उनको जो है कोई डे फिक्स कर लेना, उनको बोलना कि आप थॉट्स बोलो, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति करवाने के बहुत सारे प्रयास होते हैं जो सराहनीय होते हैं और करवाया जाता है, जिनसे बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से विकास हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज की इस क्लास में यहाँ पे 3 स्तर के बारे में डिटेल में बता दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीवन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या क्या चीज़ें हैं, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको मौखिक अभिव्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी बातें थी क्लियर बता दी, फुल डिटेल में बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक आज के इस वीडियो में यहाँ पर क्या है, लिखित अभिव्यक्ति। हमने मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा और इसी तरह हम लिखित अभिव्यक्ति के बारे में भी समझेंगे, क्या है लिखित अभिव्यक्ति, क्या होती है। ठीक है, क्लियर है, चलिए देखते हैं। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य लिखने की स्वतंत्रता से होता है। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि आप लिखने में स्वतंत्र हो, आपको कोई बाउंडेशन ना हो, आपको कोई डर ना हो, आप अपनी मर्जी से जो आपके मन में आप उसको लिख सको। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति लेखन कला साहित्य का एक आवश्यक अंग होता है। लेखन कला जो एक साहित्य है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें लोग लिखित अभिव्यक्ति में लेखन कला का साहित्य का यूज़ करके, प्रयोग करके अपनी बातों को लिखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेखन मानव जीवन और बालक के भाव और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि लिखना एक कला है। तो लेखन जो होता है, जो लिखने की कला होती है, मानव के, मनुष्य के जीवन का हो या बालक के भाव हैं, मनुष्य के मन में कोई जो भाव है, जो विचार है, उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका होता है। बहुत सारे कवि जो हैं, रचनाकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, वो कहीं गए रहते हैं, अपनी यात्रा वृत्तांत जो लिखते हैं कि मैंने ये चीज़ देखी, ऐसा था, मुझे ये महसूस हुआ, मुझे वहाँ पे एक बुढ़िया दिखी, उसके पास पैसा नहीं था, तमाम चीज़ें जो वो लिखते हैं, बाढ़ आ गई, आपदा के बारे में लिखते हैं, तो वो अपने मन के विचार को लिखते हैं, अपनी बातों को लिखते हैं जो उनके मन में आता है, सरकार को क्या करना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए, सब कुछ वो लिखते हैं। तो उनको लिखने की कोई फाउंडेशन नहीं होगी, स्वतंत्रता से जब लिख पाएंगे तो वही होती है लेखन अभिव्यक्ति। मुंह से कही गई बात की अपेक्षा लिखित बात ज़्यादा समय तक स्थायी रहती है। अब मुंह से कोई बात कही गई है या तो कोई रिकॉर्डेड है तो कोई प्रूफ है, अदरवाइज सामने वाला को कह देता है ना, क्या प्रूफ है कि आपने ये बात कही थी, हैव यू एनी प्रूफ। तो लिखित अभिव्यक्ति का कोई प्रूफ रहता है, तो अगर कोई चीज़ की कॉपी रखी हुई है, मल्टीपल कॉपी है, तो आप कितना मिटाओगे, कितना आप जला सकते हो किसी चीज़ को। तो लिखित अभिव्यक्ति जो होती है वो परमानेंट हो जाती है। अगर कोई केस चल रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो चीज़ें लिखी है, आप कॉपी में कर लो या उसकी फ़ोटो खींच के रख लो, कुछ भी चीज़ें ऐसे कर लो। तो मुंह से कही गई जो बात होती है वो कम अपेक्षा, मतलब कम अच्छी की बात नहीं है, यहाँ पे कम अस्थायी होती है, क्योंकि परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, जब हम अपने विचार और भावनाओं को लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कला, लेखन कौशल, लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जब हमारे मन में जो विचार आ रहा है, जो भावनाएं आ रही हैं, जिसको हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिसको हम सामने साझा करना चाह रहे हैं, उसी को हम लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न आता है, अगर क्यों आएगा, आएगा ही। लिखित अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट यहीं पर डाल दीजिएगा, जब आप नोट्स को प्रिपेयर करिएगा आप देख लीजिएगा, प्रश्न आपको हिंदी में ऐसे ही बनेंगे। लिखित अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, लिखित अभिव्यक्ति का अपने शब्दों में टिप्पणी करिए, लिखित अभिव्यक्ति का अभिप्राय बताइए, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या क्या अंतर होता है, 3 अंतर लिखिए। आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, बाहर एक्स्ट्रा कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, होपफुली अच्छे से एक एक चीज़ को समझिएगा। बहुत ही आपको एकदम पीसफुली समझा रही हूँ, और कोई भी डाउट हो तो 1000 टाइम कहती हूँ कि कमेंट में वो चीज़ मुझे डाल दीजिए, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछा करिए। ठीक है, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कही गई है, लिखित अभिव्यक्ति के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। आप लोग क्लास पंक्चुअल नहीं कर रहे हैं, इससे थोड़ा मन जो है डिमोटिवेट हो जाता है, आपके व्यूज़ बहुत कम रहते हैं, आपके लाइक्स बहुत कम रहते हैं। मैं कहती हूँ कि जितने भी बच्चे आते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा आपके साथ सारे आपके चैट बॉक्स में देखती ही रहूँ, तो आप मुझे कमेंट पर कर दिया करिए, तो वो चीज़ एक समझ में आती है कि हाँ आपको समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल हुई।
ठीक है, क्योंकि गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं, हो सकता है कोई चीज़ गलत हो या ना समझ में आई हो या मैटर उसमें गलत हो, तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स हैं, आपको मैं चीज़ें समझा रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, तो कोई अगर गलती हो रही है तो आप ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ध्यान से देखिए और जो गलत हो या कोई भी चीज़ उसमें फंस रही है तो वो मुझे आप बताइए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कोई इसमें अगर कोई गलती है तो सुधार कर लूँ। चलिए, लिखित अभिव्यक्ति के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, वो रूप कौन कौन से हैं ये आपको बताने होंगे, या आपको प्रश्न आएगा कि लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम को बताइए। तो देखिए, माध्यम के रूप में आपको जो चीज़ें बतानी होगी वहाँ पे पहला है पत्र लेखन। पत्र आप जान रहे हैं, लेटर। अब पत्र लेखन है तो ये लिखित अभिव्यक्ति का एक रूप है। पत्र लोग लिखते हैं तो कोई संदेश भेजना हो या कोई आज्ञा पत्र हो या अपने कोई प्रेम व्यवहार का पत्र हो, तमाम चीज़ें। अब तो फिलहाल कोई नहीं लिखता है ये, बट ये है कि पत्र जो है ऑफिसों में ही अब चल रहा है, और कहाँ पता चल रहा है, ठीक है। पत्र का काम सिर्फ ऑफिस चल रहा है फिलहाल, और कहीं नहीं। अब यहाँ पे निबंध लेखन है। निबंध लेखन भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है दीपावली पे, त्योहारों पे, राष्ट्रीयता पे, समाज पे, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पे, और ये भुखमरी पे, और ये बीमारियों पे, ठीक है। इन सब पे बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। तो निबंध लेखन का जो एक तरीका है ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि लोग उसमें प्रस्तावना, फिर व्याख्या, फिर जो भी चीज़ें होती हैं कंक्लूजन के साथ क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें फुल डिटेल में बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो निबंध लेखन भी बहुत अच्छी तरीका होता है कि लिखित रूप में आप कैसे उसको व्यक्त कर सकते हैं। फिर प्रार्थना पत्र लेखन हो गया, कहीं आपको प्रार्थना की किसी से छुट्टी मांगनी है या कुछ भी है तो आप लिखेंगे। आत्मकथा लेखन ऑटोबायोग्राफी है, जो लोग अपने बारे में लिखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, हरवंश राय बच्चन के बारे में, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, और जो है ये बिल गेट्स के बारे में, रतन टाटा के बारे में मैंने खुद ही पढ़ा हुआ है। तो ये सब लोगों इन सब की जो है इन्होंने आत्मलेखन किया हुआ, सबकी ऑटोबायोग्राफी आप डालेंगे तो आपको मिलेगी, इन हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में। हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब जी हैं जो उनके बारे में है, योगी साहब जी हैं उनके बारे में है, बहुत अच्छी बातें हैं। नरेंद्र मोदी साहब जी का पूरा वर्णन पढ़िए, इनका तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विवेकानंद जी का है, बहुत लोगों का है। तो ये सारी चीज़ें जब कभी खाली रहा करिए तो पढ़ा करिए, चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं और समझ में आती चीज़ें, अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो वाकई में क्या चीज़ें थी। आज ये लोग जो महान हैं, मुझे तो मतलब कभी कभी पढ़िए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। खाली समय को यूटिलाइज किया करिए। जीवन चरित्र परिचय है। अब जीवन चरित्र से क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे बहुत सारे लेख बहुत लोगों के बारे में रहता है। कहानी लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति का साधन है जिनको आप इस्तेमाल करके चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट इसी में टॉपिक क्या है, लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य। आप जैसे मौखिक कर रहे थे तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब आप लिख रहे हो तो उसका क्या, कोई भी काम आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। आप यहाँ पे डिलीट कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको प्राइमरी में नौकरी लेनी है, ठीक है। तो ये आपका एक उद्देश्य ये हुआ, तो इसका भी एक उद्देश्य है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, आपको प्रश्न आएगा तो बताना होगा। ध्यान से सभी लोग बातों को सुनेंगे, समझेंगे कि कैसे प्रश्न आपको बनेगा। देखिए, लिखित अभिव्यक्ति में जो उद्देश्य की बात है, वर्णों को ठीक ठाक लिखना सिखाना। उद्देश्य क्या होता है कि छोटे बच्चे, अबोध बालक है, शुरुआत की जा रही है, तो शुरुआत में ही जब आप किसी चीज़ को अच्छे से लिखाएंगे, आप शुरुआत में ही चीज़ों को अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक वर्ण और कर्ण सबके बारे में उनको अच्छे से बताएंगे। रा है, ये का है, ये आ है, ये माँ है, स्वर है, ये व्यंजन है, सब आप जब ठीक ठीक उनको लिखाना सिखाएंगे। पहले बेटा एक पाई खींचो, गोली बनाओ, फिर जो है उसमें ऊपर से सिरोरेखा खींचो, तमाम चीज़ जब आप उनको बताएंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके वर्ण को ठीक से लिखना सीख जाएंगे, वरना बड़े होकर वो चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे सुंदर लेख का अभ्यास करना। सुंदर लेख, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो। पहले तो बच्चे उनको, ऐसे छोटे बच्चे को देखिए, जब होमवर्क दिया जाता है पहले पाई बनवाई जाती है, फिर उनको बूंदी बूंदी बनाने को दिया जाता है, फिर उनको एक पाई से खींचने को दिया जाता है कि पाई खींच के लिखो। कभी कभी लगता है, अभी छोटे बच्चों की कभी कॉपी देखिए आप, तो उनको पाई खींचने को मिला है, उनको ऐसे को जो है बकुली बनाने को मिला है। तो ये सुंदर लेख लिखवाने का धीरे धीरे अभ्यास करवाया जाता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आई बात। वाक्य रचना के नियमों से पहले आप एक एक जो है शब्द को बनवाओ, फिर धीरे करके एक वाक्य का निर्माण करवाया जाता है, सिखाया जाता है। अनुभवों का लेखन करना, उनको ये बोलना कि आप अपने मामा के घर पे गए थे, वहाँ आपने क्या क्या खाया, क्या क्या देखा, तो उस बारे में लिखो। तो धीरे धीरे बच्चे उसको, अब फोर्थ के बच्चे, थर्ड के, फिफ्थ के बच्चे तो लिख ही लेंगे, और प्राइमरी में फिफ्थ तक आता है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए भी हैं, ठीक है। तो अपने मामा क्या बताएंगे, गर्मी के सीजन में गए थे, आम खाया वहाँ पे, जो है हमने जामुन खाया वहाँ पे, हमने कटहल खाया वहाँ पे, आम के सीजन में जो फल होते हैं, बेल का जूस हमने पिया है, तमाम चीज़ें। मैं भी जब जाया करती थी तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लिपि है, शब्द मुहावरे का ज्ञान, बीच बीच में अगर कोई लिपि की बात आ गई, लिपि का तो बात रहती है क्योंकि हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे है शब्द, धीरे धीरे आप वाक्य बनवाओगे तो शब्द का इस्तेमाल आप करोगे। मुहावरा अगर बीच में कोई आ गया है, छोटी मोटी बातें आ गई हैं,
तो वो भी आप उसमें बस समझाओगे कि बेटा ये मुहावरा होता है, ये लोकोक्ति होती है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, इनका ये अर्थ होता है, ठीक है। ये जो है मुहावरे लोकोक्ति इनका इस्तेमाल किया जाता है, वो जो आप कंटेंट लिख रहे हो, जो आप चीज़ें बता रहे हो उसके भाव को बढ़ाने के लिए। वाक्य रचना, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह का प्रयोग आप बताओगे कि आपका वाक्य खत्म हो गया तो यहाँ पे आप समय लगाओगे पूर्ण विराम की, आपका पता चलेगा कि आपने जो बात कही है या आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो यहाँ पे समाप्त हो गई, आप बीच में कॉमा लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें। तो विराम चिन्ह वगैरह भी आप जब प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई मैटर लिखे बोर्ड पे, वो चीज़ सामने आई है तो आपको ये चीज़ बतानी होगी, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है, ये सारे उद्देश्य होते हैं। चलें आगे, चलिए। अब यहाँ पे नया टॉपिक और है, वो है लिखित अभिव्यक्ति की विधियाँ। लिखित, जैसे आपको मैंने मौखिक अभिव्यक्ति की विधि बताई थी, तरीका बताया था, पद्धति बताई थी, वैसे लिखित अभिव्यक्ति की भी विधियाँ हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं। विधियाँ का मतलब जो होता है तरीका, ठीक है। अब लिखने के तरीके में सबसे पहले आता है अनुकरण विधि, जो कि आप जानते हैं फुल डिटेल। चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या है। यहाँ पर सबसे पहले जो विधि बताई गई वो अनुकरण। अनुकरण का मतलब जानते हैं, हूबहू नकल करना सिर्फ, ठीक है। आपको अनुकरण का अर्थ पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, नकल करना, ठीक है, कॉपी करना। इस विधि के माध्यम से सामान्यतः विद्यालय में लिखना सिखाया, छोटे बच्चों को इस विधि के माध्यम से सबसे पहले शुरुआत में लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। इस विधि में शिक्षक जो होता है, जो टीचर है, श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर वर्ण को लिख देते हैं और उसका अनुकरण करके छात्र उसको स्वयं वैसा ही, जैसे टीचर ने लिखा है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने का लिख दिया, तो छोटे बच्चे हूबहू देखकर उसको उतारेंगे। तो यही क्या हो गया, अनुकरण हो गया। इसी प्रकार विद्यार्थी शिक्षक के हाथ के परिचालन को, हाथ कैसे घूम रहा है, ठीक है, उन्होंने का लिखा तो पहले पाई बनाई, फिर उन्होंने बकली बनाई, फिर उन्होंने इधर साइड में उसको ऐसे करके घिरा दिया, ऊपर लाइन खींच दी। तो कैसा परिचालन हो रहा है, कैसे वो हाथ को घुमा रहे हैं, ये देखकर उसका अनुकरण वैसे ही अपनी स्लेटों पर या नकल करके या कागज पर जिस पे भी है वो कर लेते। तो यही होती है अनुकरण विधि। अगर आपसे अनुकरण विधि पूछी जाती है, अनुकरण विधि क्या होती है, या लेखन शिक्षण की आप विधियाँ बताइए, लेखन अभिव्यक्ति की विधियाँ बताइए, तो सबसे पहले सबसे आसान, शुद्ध, सबसे टिकाऊ, सस्ती वो है अनुकरण, यानी कि नकल करना। जैसा टीचर लिखेगा, शिक्षक लिखेगा, वैसा ही बच्चे हूबहू देख कर उतार देंगे कि कैसे वो लिख रहा है। वा बनाना होगा तो, रा बनाना होगा तो, माँ बनाना होगा तो, ठीक है, क्लियर है, ये अनुकरण विधि है। अगर प्रश्न आपको आता है तो उम्मीद है कि कोई गलत नहीं करेगा, बहुत आसान से मैंने आपको बताया। दूसरा है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। रचनात्मक विधि है पेस्टोलॉजी की, ध्यान रखिएगा, आपने नाम तो सुना ही होगा। अब यह क्या है, इनके बारे में समझते हैं। इस विधि के द्वारा 3 बात पर विशेष ध्यान दिया है, 3 बात पर। क्या क्या है इस विधि में, पहला है कि विचारणी बात पर, कि क्या आपको बताना है, क्या विचार आपके मन में है या आप किस चीज़ को लिखवाना चाह रहे हो, ठीक है। कि प्रत्येक वर्ण की निम्न आकृति के संयोग से बनने के कारण छोटे छोटे भाग में पृथक्करण करना, ठीक है। पहले आप विचार लिया कि आपको राम शब्द लिखवाना है, ठीक है, राम के बारे में आपको बताना है या आपको फूलों के बारे में बताना है। ये चीज़ का विचार बच्चों के मन में आया तो बच्चों को दिमाग में आता है कि उन्होंने कितने रंग बिरंगे फूलों को देखा। अब वो उसके बारे में फिर उसके बच्चे संयोग में अब निम्न आकृति उनके मन में आई, कैसे कैसे छोटे छोटे चीज़ों को आप उनको, फूल के बारे में आप उनको बताएंगे तो पहले आप कैसे कैसे उनको लिखवाएंगे, कैसे आप उनको फूल का चित्र दिखवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी रहती है, आप उसमें बच्चे से बताएंगे। तो यही अलग अलग करना। फिर आप उनको खड़ी पाई के बारे में बताना, आप ढेर सारे फलों के बारे में आप उनको बताएंगे तो आप खड़ी पाई बताएंगे। फिर आप बकुली का, कबूतर के बारे में बताएंगे तो का में बकुली बताएंगे। बहुत कुछ है, जितना भी आप हर तरीके से काका का जैसे लिखाया जाता है कि खड़ी पाई कैसी है, टेढ़ी पाई कैसी है, आप उनको लकीर खींचना सिखाएंगे, आप उनको खड़ी पाई सिखाएंगे, आप उनको गोली बनाना सिखाएंगे, ठीक है, आप उनको हलंत लगाना भी सिखाएंगे, आप उनको बूंदी लगाना भी सिखाएंगे। तो ये आड़ी लकीर, टेढ़ी मेढ़ी लकीर, अर्धवृत्त, वृत्त, उल्टा अर्धवृत्त, ये सारे तरीके जो होते हैं ये पेस्टोलॉजी में आते हैं। जो शब्दों का, जो वर्णों का निर्माण ये घुमावदार होता है, लाइन हो गई, सिर रेखा हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका क्या महत्व, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बच्चों को सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो यही है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी है मॉन्टेसरी विधि। नाम तो आपने सुना होगा, मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने यह विधि दी थी। अब इन्होंने क्या बताया है इसके बारे में देखेंगे, बहुत प्रश्न बनता है। लिखना सिखाने की विधि मॉन्टेसरी की एक मौलिक देन। लिखना सिखाने की जो विधि है मारिया मॉन्टेसरी की एक बहुत ही बड़ी देन कह सकते हैं इनके बारे में। लिखना सिखाने के लिए बालक को लकड़ी अथवा गत्ते से बने अक्षर पर उंगली फेरने को कहा जाता है। सपोज करिए कैसे है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये एक गत्ता का एक सेक्शन है, ठीक है। अब इसी में क्या बना है, इसी में आपको बता दो तो बड़ा सा का बना हुआ है, काफ़ी मोटा सा बना हुआ है। ये मैं जब टीचिंग में गई थी तो मैं बना के खुद लेके गई थी, ठीक है। स्केच से ऐसे ऐसे करके मैंने गत्ते पे बनाया हुआ था। तो
ठीक है। अब ये ऐसे मोटा सा पूरा का बना हुआ है, ठीक है। वो उभरा उभरा रहता है, थोड़ा सा उभरा उभरा वो रहता है हल्का सा। आप उसमें जो है या तो आप उसको थर्माकोल से चिपका के भी बना सकते हो। अब बच्चों को क्या करते थे, बार बार इसी पे उंगली को रखवा के इस पे उंगली को फिरवाते थे, उंगली पे उसको रखवाते थे, ठीक है। उंगली बार बार आप उसे पकड़वा के उंगली चलवाते थे। तो यही बात कही जाती है कि अब बच्चों को उंगली इन पे चलवाई जाती थी। जब बालक की उंगली गत्ते पर अक्षरों पर जम जाए, बार बार बच्चा यही उंगली, पहले आप उसको पाई खिंचवाओ, फिर बकली बनवाओ, फिर इधर उसको ऐसे जो है साइड में ले जाकर कर दो, फिर उसके बाद ऐसे ही। ये सारी चीज़ें मेरे पापा ने मुझे बहुत पहले सिखाया, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे पापा का ही सब कुछ ये है, तो ये मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जब बालक की उंगली गत्ते से बने अक्षरों पर जम जाती है, सज जाती है, तो वो अक्षर लिखना, जब एक बार उंगली घूमना वो सीख के कहा जाए बेटा का बनाओ, तो वो उंगली के से आइडिया हो जाएगा कि वो का कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सरलता पूर्वक से सीख जाते हैं। और गत्ते को एक बड़े तखत पर या किसी वर्ण तखत पर हो या कोई कार्डबोर्ड हो या थर्माकोल हो, उनकी आकृति उस पर बना दी जाती थी और शिक्षक को दे देता था। फिर शिक्षक के बाद क्या करते थे, बालक शिक्षक की सहायता से उन्हें काट लेंगे, उन्हें फिर वो उनको काटने का पूरा प्रयास करे, ब्लेड आती कटर आता ना, उसको काट के वो निकाल देते थे। जब गत्ते में कटी हुई आकृति रह जाती थी तब वो क्या करते थे कि अब जैसे आपको मैंने बताया ना कि आप सपोज करिए आप एक पेज ले लीजिए, ठीक है। उस पेज के ऊपर आप उस गत्ते को रख लीजिए, उस गत्ते के ऊपर आप यहाँ पे का बना दीजिए। अब टीचर की सहायता से बच्चों को ये का जो अक्षर था उसको कटवा दिया जाता था। अब जब कट गया तो इसके नीचे का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा ना, तो आप जब इस पर पेंसिल चलाना सिखाएंगे उन बच्चों को, इसकी मतलब उसकी जगह खाली हो गई तो उसमें चलाना सिखाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो नीचे क्या होगा, का बन जाएगा ना, जैसे कार्बन कॉपी होती छप जाती चीज़ें, जब वहाँ पे जगह हो गई, खाली हो गया, आपने का को काट कर निकाल लिया, तो आप वहाँ पे नीचे बच्चों को पेंसिल चलवाएंगे उसी गड्ढों के अंदर, तो उस गड्ढे से क्या होगा, का की आकृति का निर्माण हो जाएगा। नीचे कागज रख देंगे तो का नीचे छप जाएगा। इसी तरह क्या होगा, खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलवाने से नीचे के कागज पर जो वर्ण बन जाएंगे और वर्ण लिखने के साथ हाथ का परिचालन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। यह वास्तव में बहुत ही रोचक विधि है और लिखने की पद्धति में वास्तव यह पद्धति का प्रशंसनीय, हम कर सकते हैं कि बहुत ही प्रशंसनीय एक अच्छी विधि का इस्तेमाल मारिया मोंटेसरी ने बच्चों को सिखाई। ये उन्होंने अंधे बच्चों के ऊपर खास कर करवाया था, ठीक है, क्योंकि अंधे बच्चे उभरी हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल, छूते ही है ना वो हर चीज़ को, तो इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान जो है ये जो विकलांग बच्चे अंधे बच्चे उनके ऊपर था, ठीक है। चले आगे, क्लियर है, होपफुली मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया बताया है। चीज़ों को ना आप रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके सोचा करिए। सपोज करिए आप प्राइमरी में गए, कोई अंधा बच्चा वहाँ पे है गया, उसको कम दिखाई देता है, वो वहाँ पे आया है, तो आप क्या करेंगे, उसको अलग करवा देंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। वैसे उनके लिए विद्यालय अलग बनवाए जाते हैं लेकिन उनको सिखाया जाता है अगर वो वहाँ पर हैं तो, ठीक है। ये इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है। देखिए चलिए देखते हैं चौथी विधि है जैक्टॉट विधि। इनके बारे में क्या है, जैक्टॉट विधि के माध्यम से लिखना सिखाने के लिए बालक को पठित वाक्य लिखकर दे दिया जाता है। जो आपने वाक्य पहले पढ़वाया है उसी वाक्य को आपको लिखने को दे दिया जाता है। जब बालक शब्द को लिख लेता है तो स्वयं उसे शिक्षक द्वारा लिखी हुई मूल प्रति, जैसे टीचर ने एक ढेर सारा वाक्य जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर ने लिख दिया है तो बच्चा उसी को हूबहू उतारेगा, फिर लेके आएगा, मिलाएगा कि जो शिक्षक ने लिखा था, जो उसने लिखा है वो सही है कि नहीं। अगर वो अपनी अशुद्धि को उसमें पाता है तो स्वयं ही उसको सुधार करता है। जब इसी तरह वो पूरा वाक्य लिख चुका होता है और तो उसकी स्मृति में धीरे धीरे आधार बनकर पूरा वाक्य लिखने को कहा जाता है कि अब तुम क्या करो कि अब पूरे वाक्य को लिखो। तो वो मूल प्रति की सहायता से अंत में अशुद्धियों को सुधार कर स्वयं ही सही कर लेता है और बाद में जितने भी होते हैं वो सबको सही करके एक पूरा वाक्य वो निर्मित कर देता है जो शिक्षक ने बोर्ड पर लिखा। आइए देखते हैं क्या है संश्लेषण विधि, ठीक है। संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले वर्ण को, फिर शब्द को, फिर अंत में वाक्य लिखना सिखाया जाता है। डायरेक्ट वाक्य लिखना नहीं सिखाया जाता। आप एक अबोध बालक को पूरी चीज़ नहीं बता सकते, धीरे धीरे करके सिखाएंगे। उसी तरीके से अगर ये विधि आपको करनी है, इस विधि का प्रारंभ और इसी विधि से पढ़ाया भी जाता है, इसी विधि से सिखाया जाता है। पहला वर्ण बताते हैं ना कि ये का है, फिर आप उसको कमल बताएंगे, ठीक है, फिर आप उसको कमल खिलता है बताएंगे तो वो है फूल है। तो यही बात कही जाए कि संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले वर्ण को, फिर शब्द को, फिर लास्ट में आपको वाक्य लिखना सिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सरल से कठिन की तरफ चला जाता है। वर्णमाला से परिचित कराने के बाद वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्द को लिखना सिखाया जाता है और इसी को हम संश्लेषण विधि कहते हैं कि संश्लेषण का मतलब होता है जोड़।
पहले हम वर्ण को, फिर हम शब्द को, फिर हम वाक्य को सब जोड़ के बनाएंगे। शब्द और पहले आप वर्ण लिखेंगे, वर्ण को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, फिर शब्द को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा। तो वही है संश्लेषण विधि। तो ये आपकी, मैंने आपको लिखने की संश्लेषण विधि आपको मैंने यहाँ क्लियर तरीके से बता दी। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई हैं, इनके बारे में जानते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा चीज़ें, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, देखिए क्या है टॉपिक, लिखना सिखाने में ध्यान देने। आप जब बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चे कहाँ कहाँ पर गलती कर सकते हैं। आप शिक्षक होने के नाते आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि बच्चे यहाँ गलती करेंगे या गलत आदत बन जाएगी। तो पहला यहाँ पे है बैठने का ढंग। अगर वो उचित तरीके से बैठे नहीं होंगे, लिखने बैठे हैं, अगर ढंग से नहीं बैठ कर लिखेंगे तो वो चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लिखना सिखाते समय रीढ़ की जो हड्डी, जो बैकबोन होती है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। झुक कर लिखने की आदत ना पड़े, इसीलिए आप उनको पहले ही सीधे बैठने का तरीका सिखाएंगे। फिर यहाँ पे है जो बुक उनके पास है, जो अभ्यास पुस्तिका उनके पास है, उससे आँखों की जो दूरी है, जो आँख से उसकी डिस्टेंस है, वो सही होनी चाहिए। वो एक उचित मात्रा में होनी चाहिए कि कितनी दूरी बुक की और आँखों से होनी चाहिए। अभ्यास पुस्तिका को आँखों से लगभग 1 फुट की दूरी पर, कितने फुट की, 1 फुट की, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, यही मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी दूरी होनी चाहिए आँखों की पुस्तक के बीच में, तो 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। फिर देखिए कलम पकड़ने की विधि। कलम पकड़ने की विधि दूसरी है, जब आप बच्चे को सही तरीके से कलम पकड़ना सिखाएंगे तभी वो उचित चीज़ को घुमाएगा उनको और अच्छे से फिर वर्ण को लिखेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी उंगली के बीच में, पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना चाहिए, ताकि कलम की निब जो है को लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना। जो निब होती है, बहुत सारे लोग एकदम उनके मुहाने पे ही पकड़े रहते हैं, फिर वो सीधा सीधा लिखते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि दूसरे पेज पे भी छप जाता है। तो यही बात कही जा रही है कि 1 इंच पर पकड़वाना सिखाएंगे जब बच्चे को, तो सही तरीके से वो घुमाव बनेगा और बार बार उठाना नहीं पड़ेगा और लिखते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, ध्यान से देखिएगा। पढ़ना लिखने के साथ साथ पढ़ना भी होता है। ठीक है, मतलब आप लिख रहे हो तो आपको पढ़ना भी होगा, नहीं तो लिखना निरर्थक हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखावट लिखो कि आप उसको पढ़ सको, बाद में भी पढ़ सको, या कोई आपकी जो कॉपी जांच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें बताई। फिर देखिए उपयुक्त वातावरण। ठीक है, समय क्या है, स्थान आदि की उपयुक्तता का शिक्षक को ध्यान में, कि यहाँ से बहुत कोलाहल मचा हुआ, आप उसी में इमला बोल रहे हैं, तो बच्चे लिख पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो समय स्थान को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है। टाइम का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि मतलब कैसे, किस समय पे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर सुडौल अक्षर। सुडौल अक्षर में क्या बातें कही गई हैं, अक्षरों को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। बच्चे पहले, जब अगर मान लीजिए पहले आपने उनको का बनाना सिखाया है, ठीक है, फिर आपने उनको कमल लिखना सिखा दिया, अगर वो कमल से अवगत हो गए तो उनको फिर आप सुडौल तरीके से बताएं कि बेटा और अच्छे से लिखिए, फिर ऐसे घुमाइए, थोड़ा साफ से लिखिए, उचित दूरी पर रखिए, सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। तो सुंदर बनाने का प्रयत्न करें, अक्षर पूरे लिखे जाएँ तभी सुडौल होंगे। जब उनको सही तरीके से लिखना सीख जाएंगे तो वो सुडौल बनाने लगेंगे। इसलिए कहते हैं पहले आप उनको लिखना सिखाएं, फिर आप उनको अच्छी राइटिंग सिखा सकते हैं। सिरोरेखा, जो पाई होती है ऊपर की, उसको हम सिरोरेखा कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, सिरोरेखा अक्षर का एक आवश्यक अंग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इनके बारे में बहुत छोटी से ये कह सकते हैं कि ये पूरक अंग भी होते हैं। जैसे ऐसे का लिख दीजिए तो क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है ना कि ये अधूरा है, तो यहाँ पर अगर आप पाई खींच देंगे, सिरोरेखा खींच देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बात बता दी कि सिरोरेखा भी खींचना ज़रूरी है। फिर है बाएं से दाएं। कैसे लिखते हैं, हम हमेशा बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, हिंदी जो हम लिख रहे हैं वो हम बाएं से दाएं लिख रहे हैं, तो सभी वर्णों को, वाक्यों को लिखने का जो क्रम होता है वो बाएं से दाएं रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है ये। फिर सीधी लिखाई। सीधी लिखावट में क्या है, अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों की खड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं ना होकर सीधी। जैसे आपको का लिखना है तो का आप सीधा, अब ऐसे कोई का लिखे तो ये सही है, या तो ऐसे लाइन खींची हो उसके बाद ऐसे कोई का लिखे, तो का है। आप यही कहाँ पे आपको खड़ी पाई बनवाने, कहाँ पे आपको गोली पाई बनाने, कहाँ पे आपको सीधा करना है, ये सारा चीज़ आपको सीधी लिखाई के तौर पर उनको सिखाना होगा। ठीक है, क्लियर है। आज की ये क्लास यहीं तक, हम यहीं तक क्लास को कंडक्ट करते हैं। चलिए एक बार फटाफट देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए और आप कुछ भी भूलें ना। हमने यहाँ पे मौखिक अवयव का अभ्यास कराने का आपको बताया कि तीनों स्तर पर आप कैसे अभ्यास करवा सकते हैं, किन किन का इस्तेमाल करके, माध्यम को यूज़ करके। ठीक है, फिर आपको मैंने लिखित अभिव्यक्ति को बताया, लिखित अभिव्यक्ति से बातें मैंने आपको बताई कि क्या क्या लिखते हैं, लोकपत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, वगैरह वगैरह। फिर मैंने आप जो लिखित काम कर रहे हैं, जो लिखित उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, वो भी मैंने आपको 5 6 बताया। आप 2 3 भी याद रखेंगे, इनफ है आपके लिए।
फिर मैंने आपको लिखित की अभिव्यक्तियाँ बताई कि आप विधियाँ कौन कौन सी यूज़ करके आपको जो है बच्चों को लिखना सिखवा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, ध्यान देने योग्य की बातें मैंने बताई ना कि आप लिखना सिखवा रहे हैं तो उनको आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आएगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद इतना कर सकती हूँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। शाइनिंग डेट क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत स्वागत था। अच्छा लगा है तो इसका काम जरूर करते हुए जाएगा, मेरे लिए एक कमेंट डालते हुए जाएगा आपको क्लास कैसी लगी, नोट्स कैसी लगी। हम नेक्स्ट क्लास में फिर 8 बजे मिलेंगे। आज 8 बजे क्लास होगी, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।